नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है भाई की जिंदगी संवारने के लिए बहन बनी वैश्य। वो रात अनिका के जीवन की सबसे काली रात थी जब अनिका ने अपने माता पिता को सफेद कपड़ों में सर से पांव तक लिपटे हुए देखा था। पहले पहल तो अनिका को कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया है। फिर जब समझ आया तो रोने का मन नहीं हुआ। उस समय अनिका मात्र 14 वर्ष की थी और उसका छोटा भाई मात्र 7 वर्ष का। एक झटके में ही अनिका एक अल्हड़ किशोरी से एक जिम्मेदार स्त्री बन गई। यूं उसकी सरपरस्ती के लिए उसके चाचा चाची आ गए थे और वे दोनों उसे और उसके भाई विशु को अनिका के माता पिता के संस्कार के बाद अपने घर ले गए थे। फिर भी अनिका ने अपने भाई की जिम्मेदारी स्वयं अपने ऊपर ही रखी। 7 वर्ष के विशु को स्कूल में दाखिल कराना, उसे पढ़ाना लिखाना, उसकी ड्रेस, कॉपी किताबें, कपड़े, खिलौने, सभी कुछ का खर्चा अनिका ने स्वयं उठाया। इसके लिए उसने छोटी मोटी ट्यूशन पकड़नी शुरू कर दी। चाची ने पहले पहल तो उसे बहुत ही प्यार से रखा। फिर धीरे धीरे उस पर कहर ढाना शुरू कर दिया। पहले उसे घर के कामकाज में लगाया, फिर ताने मारने शुरू किए, फिर गाली गलौज और फिर मारपीट। चाचा का स्नेह अनिका पर था, परंतु वे अपनी गृह लक्ष्मी के आगे बेबस हो जाते थे। यहाँ तक भी ठीक था। अनिका के जीवन की दूसरी काली रात तब आई जब वह 16 वर्ष की हुई थी। तब उसकी चाची ने उसे 1 लाख रुपए के बदले एक रात के लिए किसी सेठ के हाथ बेच दिया। अनिका सेठ के आगे खूब रोई गिड़गिड़ाई, मगर सेठ ने उसे नहीं छोड़ा। सारी रात नोचता रहा। उस रात अनिका एक बालिका से एक प्रौढ़ नारी बन गई। दूसरे दिन सुबह सेठ का ड्राइवर अनिका को उसके घर छोड़ गया। अनिका जब सेठ की गाड़ी से उतरी तब उसके पैर जमीन पर सीधे नहीं पड़ रहे थे। डगमगाते कदमों से किसी तरह घर के अंदर आई। घर में पहुंचते ही उसका सामना उसकी चाची से हुआ। उसकी चाची के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसका मन हुआ कि अपनी चाची का मुंह नोच ले, मगर ना जाने क्या क्या सोचकर शांत रही और बिस्तर पर जाकर कटे पेड़ की भांति गिरकर रोने लगी। रोते रोते न जाने कब उसे नींद आई और वो गहरी नींद में सो गई। अनिका जब जागी उसका रोया रोया टीस रहा था। आंखें खुलने के बावजूद भी चुपचाप पड़ी रही। मन में न जाने क्या क्या विचार आते रहे। एक विचार यह भी आया कि जब उसकी देह इतनी कीमती है तो क्यों ना वह स्वयं का उपयोग करे। अपने देह की कीमत किसी अन्य को क्यों दे। देह उसकी नष्ट होगी, मजा दूसरे क्यों मारे। इस समय शाम के 5 बज चुके थे। अनिका उठी, अपना मुंह धोया, कपड़े बदले और घर से बाहर निकली। निकलते समय चाची ने टोका, कहाँ चली। इस समय अनिका को अपनी चाची की किसी डायन से कम नहीं लग रही थी, लेकिन अभी वो किसी तरह का झगड़ा मोल लेने के पक्ष में नहीं थी। अभी आती हूँ कहकर अनिका घर से निकली, सीधे अपने चाचा के पास पहुंची। उसके चाचा एक छोटे मोटे मोटर गैराज के मालिक थे। चाचा, आपसे कुछ बात करनी है, आओ। चाचा उसे अपने चैम्बर में ले गए। हाँ कहो, क्या बात है। चाचा, आपको मालूम है कल चाची ने मेरे साथ क्या किया है। क्या किया है? कल रात तुम्हें घर पर न पाकर मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि तुम अपनी किसी सहेली के घर पर शादी समारोह में गई हो, सुबह तक आ जाओगी। चाची ने मुझे एक सेठ के हाथ बेच दिया था। मैं रात भर उस सेठ के बेडरूम में थी। कहते हुए अनिका रो पड़ी। क्या इतनी नीच हो गई है वो? आज मैं उसका खून पी जाऊंगा। चाचा की आंखें क्रोध से लाल हो गई। चाचा, आप जो चाहे कीजिए, मगर अब मैं आपके घर पे नहीं रहूंगी। तो कहाँ जाएगी बेटी? ये दुनिया अकेली लड़की को जीने नहीं देती। जो अपनों ने किया उससे ज्यादा और क्या करेगी। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए कहीं अलग घर खोज देता हूँ। वो भी मैं खोज लूंगी। लगता है शायद तुम अपने चाचा से भी नाराज हो। नहीं, लेकिन मैं अब अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ, बिना किसी का एहसान लिए। मैं तुम पर कोई एहसान नहीं करूँगा, अपना फर्ज पूरा करूँगा। मैं उससे भी आपको मुक्त करती हूँ, कहकर अनिका उठकर चली आई। चाचा ने रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उसने तो ठान ली थी कि वह अब आगे बढ़कर रहेगी। अनिका वापस घर पहुंची, सीधे अपनी चाची की तरफ चली। चाची अपने कमरे में अपनी अलमारी के सामने खड़ी हुई कुछ कर रही थी। अनिका चाची के पीछे जाकर खड़ी हुई। अपने पीछे किसी की आहट पाकर चाची पीछे मुड़ी। चाची कुछ कहती इससे पहले ही अनिका ने झटपट
चाची के बाल पकड़ लिए और एक जोरदार झटका दिया। चाची सीधे दीवार से जा टकराई। माथा फट गया। माथे से खून की धारा बह गई। चुपचाप पड़ी रहे कुतिया। कोई हरकत की या मुंह से एक शब्द भी निकाला तो तेरे हक में ठीक नहीं होगा। चाची ने अभी तक उसका सौम्य रूप ही देखा था। इस समय उसे चंडी रूप में देखकर उनके पुरखों के भी बैंड बज गए। चाची चुपचाप पड़ी देखती रही। अनिका ने अलमारी से एक एक सामान निकालकर फेंकना शुरू किया। ज्यादातर कपड़े ही थे। कपड़ों के नीचे दबे हुए 500 के नोटों की 2 गड्डियां मिली। अनिका ने उसे अपने पास रखा। पुनः 500 की एक गड्डी मिली और मिली। अनिका ने उसे भी रख लिया। चाची बड़ी हसरत से नोटों को देख रही थी। अभी कुछ देर पहले तक ये नोट उसके अपने थे, जिनसे वो अलमारी के पास खड़ी गिन रही थी। अनिका तीनों गड्डी लेकर कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ी। जाते जाते चाची को एक बार देखा, उसका खून पुनः खोल उठा। उसने जाते जाते अपने पैरों की 2-4 जोरदार ठोकर और मार दी। चाची बिलबिला उठी। चाची के कमरे से बाहर निकलते ही अनिका ने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। अनिका छोटे भाई विशु एक बड़े से सूटकेस में अपने कपड़े और 1.5 लाख रुपए लेकर घर से निकली। भाई और सूटकेस को अपनी एक सहेली के घर पर छोड़कर अनिका सीधे उसी सेठ के पास जा पहुंची, जिसके बेडरूम में पहले ही एक रात व्यतीत कर चुकी थी। सेठ के बंगले पर पहुंचकर सबसे पहले उसकी भेंट सेठ के ड्राइवर से हुई। ड्राइवर उसे देख पहले तो चौंका, लपकता हुआ अनिका के पास आया। तुम यहाँ क्यों आई हो? तेरे सेठ से मिलने। जाकर अपने सेठ को सूचना दे। वो इस समय नहीं मिल सकते, मीटिंग में है। तू सूचना दे, नहीं तो मैं सीधे उसकी मीटिंग में पहुंच जाऊंगी और तू चाह कर भी मुझे रोक नहीं पाएगा। अनिका ने थोड़ी तल्खी से कहा। ड्राइवर उसका यह रूप देखकर सहम गया। सेठ का राजदार था, इसीलिए वो किसी भी समय कभी भी सेठ से मिल सकता था। वो घबराया सा मीटिंग में पहुंच गया। कान में फुसफुसाते हुए सारी बात बताई। सेठ ने कहा, ठीक है, उसे बिठाओ, ठंडा पिलाओ, मैं 15 मिनट में आता हूँ। ड्राइवर वापस आके अनिका की खातिरदारी में लग गया। आधे घंटे बाद सेठ ने अनिका को अपने चैम्बर में बुलाया। तुम्हारे पैसे तो मैंने पहले ही चुका दिए थे, अब क्या लेने आई हो? अनिका ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एकटक घूरती रही। समझा, शायद तुम और पैसे चाहती होगी, कहकर सेठ ने अपना ब्रीफकेस खोला, 500 की एक गड्डी निकाली और अनिका के सामने डाल दी। अनिका ने न तो गड्डी की तरफ हाथ बढ़ाया और न ही सेठ को घूरना बंद किया। क्या ये भी तुम्हें कम लग रहे हैं? कोई बात नहीं, और ले लो, मगर इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। बस मेरे पास यही आखिरी गड्डी है, कहते हुए सेठ ने 500 की एक गड्डी और अनिका के सामने डाल दी। पुरुष जब इंद्रियों का दास बन जाता है तब उसे तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं से बचने के लिए उसे तरह तरह का नुकसान भी उठाना पड़ता है। उसी जगह एक स्त्री जब अपनी पर आती है तब संसार की कोई भी शक्ति उसके सामने नहीं टिक सकती। अब अनिका मुस्कुराई, दोनों गड्डियों को उठाकर अपनी पर्स में डाल लिया। मैं यहाँ पर आपसे पैसे लेने या आपको ब्लैकमेल करने नहीं आई थी। मैं तो आपसे यह कहने आई थी कि मेरी चाची और आपने मुझे जिस रास्ते पर डाल दिया है, अब मैं उसी रास्ते पर चलना चाहती हूँ और आप मुझे रास्ता दिखाएंगे। लेकिन मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ? मैं कोई दलाल नहीं हूँ, लेकिन खरीदार तो हैं। एक खरीदार सैकड़ों दलालों से परिचित होता है और एक दलाल सैकड़ों खरीदारों से। आपके लिए ये काम कठिन नहीं है। सेठ अभी तक डर रहा था कि सामने बैठी लड़की किसी तरह का दबाव न बनाए। दबाव के डर से ही उसने अनिका को 1 लाख रुपयों का अतिरिक्त भुगतान कर दिया था। अब उसकी बात सुनकर उसकी जान में जान आई। समाज में प्रतिष्ठा बनी रहे, रुपए तो बहुत आ जाएंगे, अच्छी बात है, तुम्हारा काम हो जाएगा। और कोई सेवा? इस समय मेरे पास रहने का कोई स्थान नहीं है। फिलहाल मुझे कुछ दिनों के लिए सर छुपाने की जगह चाहिए। समझो वो भी हो गया। मेरा एक फ्लैट खाली पड़ा है, ड्राइवर तुम्हें वहां पर छोड़ आएगा, कहकर सेठ ने अपने ड्राइवर को बुलाया। अनिका को उसके सुपुर्द कर दिया। अनिका भी 16 वर्ष की थी, अद्वितीय सुंदरी थी, इसलिए देह व्यापार के बाजार में स्थापित होने में उसे अधिक समय नहीं लगा। जब वह 17 वर्ष की हुई तब तक वो देश की हाई प्रोफाइल कॉल गर्ल्स में एक थी। इस 1 वर्ष में उसने अपना फ्लैट खरीद लिया था। भाई के नाम एक खाता खोलकर उसमें अच्छी खासी रकम भी जमा कर दी थी। अब उसे विशु के कुछ और बड़े हो जाने की प्रतीक्षा थी, ताकि उसे किसी हॉस्टल में डालकर
उसे अपनी छाया से भी दूर कर सके। 7 वर्ष बीत गए, अनिका और भी ज्यादा निखर आई थी। विशु अब 15 वर्ष का हो गया था। पिछले वर्ष ही उसने विशु को देख के एक प्रतिष्ठित विद्यालय में भर्ती करा दिया था। अब विशु उसी विद्यालय के हॉस्टल में रहता था। आजकल अनिका को निरंतर ज्वर रहने लगा था। बहुत इलाज करवाने के बाद भी जब ज्वर नहीं उतरा, तब डॉक्टर की सलाह पर उसने अपना ब्लड टेस्ट कराया। रिपोर्ट आने पर अनिका के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे एड्स हो चुका था। हालांकि अनिका अब तक लाखों रुपए कमा चुकी थी। भाई के भविष्य के प्रति भी आश्वस्त थी। फिर भी विशु अभी भी छोटा था। ईश्वर यदि उसे 4-5 वर्ष का समय और दे देता तो फिर उसे कोई चिंता नहीं थी। विशु को सब कुछ समझाकर आसानी से मर जाती। जीवन अभी उसे मरने की अनुमति नहीं दे रहा था। मगर ईश्वरीय विधान मनुष्य की इच्छाओं और आवश्यकताओं से संचालित नहीं होते। ईश्वर की सारी गणित, सारे विधान उसके अपने नियमों के आधार पर चलते हैं। एक बार तो अनिका के मन में विचार उठा कि जिस समाज ने उसे ये प्राणघाती बीमारी दी, उस समाज को वो इस बीमारी को लौटाती रहे। समाज इस लायक नहीं कि उसके साथ सहानुभूति रखी जाए। परंतु फिर उसकी अंतरात्मा ने उसे समझाया कि ऐसा करना उचित नहीं होगा। माना कि उसकी देह को भोगने वाले पापी हों, पर उनकी पत्नियों और उनकी आने वाली संततियों का क्या दोष। लोगों को यह रोग बांटने पर उनके साथ उनके परिवार भी नष्ट होंगे। अनिका ने बहुत कुछ सोचा और इस कार्य को प्रणाम कर लेने का प्रण कर लिया। अनिका के पास मात्र कुछ ही समय शेष था। किसी भी पल मृत्यु उसे अपने पाश में जकड़ सकती थी। उसने अपनी और विशु की सारी संपत्ति की गणना की। लगभग 6.5 वर्ष पूर्व खरीदा गया उसका ये फ्लैट आज 1.5 से 2 करोड़ के मध्य का था। विशु के खाते में 50 लाख रुपए थे। उसके अपने खाते में 70 लाख रुपए थे। यानी लगभग 2.5-3 करोड़ रुपयों का स्वामित्व विशु के पास था। लेकिन यदि वो 2-3 माह या 6 माह में मर जाती है तो विशु धरती पर अकेला असहाय होगा। न जाने वो इस संपत्ति को संभाल भी पाएगा या नहीं। बहुत सोच समझकर उसने निर्णय लिया। एडवोकेट भटनागर, नगर के सबसे धनी व्यक्ति अग्रवाल जी और समाज सेवक शुक्ला जी को मिलाकर एक ट्रस्ट बना दिया। इन तीनों से उसका परिचय विभिन्न समारोहों के दौरान हुआ था। तीनों ही उसके ग्राहक नहीं थे। तीनों का उस पर पिता तुल्य स्नेह था। हालांकि तीनों ही उसके मूल व्यवसाय से परिचित थे, फिर भी इन तीनों ने कभी उसे वासना की दृष्टि से नहीं देखा था। एडवोकेट भटनागर ने उसकी वसीयत तैयार की। वसीयत के अनुसार अनिका ने इन तीनों को विशु का स्थायी संरक्षक बना दिया था। सारी संपत्ति विशु के नाम थी। 18 वर्ष की आयु तक विशु की सारी आवश्यकताएं इन तीनों को सम्मिलित रूप से पूरी करनी थी। उसके बाद विशु को संपत्ति का पूरा अधिकार मिल जाना था। लेकिन अभी भी तीनों को यह अधिकार भी था कि वे जब चाहे विशु का अनावश्यक व्यय से रोक सके। इसका कारण अनिका ने यह सोचा कि ऐसा करने से न केवल विशु अपव्यय से बचेगा, अपितु अपने संरक्षकों की बात भी सुनेगा और उनका सम्मान भी करेगा। जिस दिन अनिका की वसीयत न्यायालय में रजिस्टर हुई, उस दिन अनिका ने चैन की सांस ली। न्यायालय से लौटते समय अनिका का मन अति शांत था। जिस टैक्सी से वह लौट रही थी उसमें सीडी लगी थी। गाना बज रहा था, ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ चलते चलते। अनिका को लगा शायद ये गाना उसी के लिए बज रहा है, मगर नहीं, वो तो अकेली थी, नितांत अकेली। हाँ, चलते चलते वो किस मोड़ पर आ गई थी ये वो नहीं जानती थी। और कुछ दिन के बाद उसकी मृत्यु हो गई। विशु को जब पता चला कि उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं है, उसे बहुत रोना आया और सोचा, क्या एक बहन एक भाई की जिंदगी संवारने के लिए इस हद तक भी जा सकती है। सच में दोस्तों, एक औरत, एक बहन, एक माँ और एक बेटी अपनों के लिए कुछ भी कर सकती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियोज आपको मिल सके सबसे पहले। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।